पर्यावरण और समाज। अपने चारों ओर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। अगर आप कक्षा में हैं तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी में कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने उनकी मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। उनमें बैग में खाने का डिब्बा है और पेंसिल बॉक्स होता है। कमरे की छत पर पंखा चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी वस्तुएं, स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि, कहाँ से आती है? अगर आप इन वस्तुओं के स्रोत को ढूंढ तो पाएंगे कि ये सारी वस्तुएं हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनके उत्पादन में दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आपकी कक्षा की कुर्सियों के निर्माण में शायद लकड़ी, कीले, गोंद और वर्निश का उपयोग किया गया हो। इस कुर्सी को आपकी कक्षा तक पहुंचाने की यात्रा जंगल के किसी पेड़ से शुरू होती है, जो अन्य कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे बिजली की, डीजल तथा व्यापार और संचार की सुविधाएं। इसके अतिरिक्त रास्ते में कई अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता से यह आप तक पहुंच पहुंचता है, जैसे लकड़ी लकड़ी काटने वाले कारीगर, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, व्यापारी तथा अन्य वे लोग जिन पर आप स्कूल के फर्नीचर को खरीदने की जिम्मेदारी होती है। ये उत्पादक तथा वितरक कुर्सी के निर्माण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं। इन संसाधनों चक्रों को समझने की कोशिश कीजिए और आप पाएंगे कि इनके संबंध परस्पर कितने जटिल हैं। इस अध्याय में हम पर्यावरण के में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि स्थान स्थान पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे परिवर्तनों को एक क्रमबद्ध रूप से समझा तथा देखा जाए। आज हमारे समक्ष कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट की स्थिति से उबरने के लिए हमें समाजशास्त्री रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों घटित होते हैं तथा इन्हें कैसे रोका जा सके अथवा इसका क्या हल हो सकता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी प्रत्येक समाज का आधार होता है। पारिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहां भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियां, मैदान तथा सागर और जीव जंतु, ये सब पारिस्थितिकी के अंग है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकीय कारक इस बातों का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे, किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति को और बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों को अलग अलग करना तथा उसमें अंतर करना काफी कठिन होता है। क्रियाकलाप एक। क्या आप जानते हैं कि रिज इलाके के जंगल, रिज फॉरेस्ट में पाई जाने वाली वनस्पति वेजिटेशन क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लगभग 1915 में लगाई गई थी। यहाँ मुख्य रूप से विलायती कीकर अथवा विलायती बबूल के वृक्ष पाए जाते थे, जो दक्षिण अमेरिका से लाकर यहाँ लगाए गए थे और अब संपूर्ण उत्तरी भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चोरस, जहां उत्तराखंड स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्य जीव की अद्भुत छांटा को देखा जा सकता है। कभी वहां किसान खेती किया करते थे। इस क्षेत्र के गांव को पुनर्स्थापित किया गया ताकि वहां वन्य जीव को अपने प्राकृतिक रूप में देखा जा सके। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहां प्राकृतिक रूप से देखी जाने वाली चीजें वास्तव में मनुष्य के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का उदाहरण हो? साथ ही जैव भौतिक संपदा और प्रक्रिया
में जहां मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया, उदाहरण के तौर पर नदी का बहाव अथवा तथा वनों में जीव जंतुओं का संयोजन, वहीं दूसरी ओर हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित है। कृषि भूमि जहां मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद्य तथा कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्राकृतिक में किया गया परिवर्तन है। शहरों के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और शीशा और चित्र में दिखाई गई है बांध बांध का दृश्य ये बना हुआ दिखाया गया है। छोटा बांध या साधारण बांध ये चित्र में दिखाई गई हाल तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मानुषिक की कलाकृति के उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण के उद्भव जैव भौतिक परिस्थिति तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्राकृतिक समाज को आकार देती है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्राकृतिक को आकार देता है। उदाहरण के तौर पर सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान का उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यह घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है तथा अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल अधिक्रमिक समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं, जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं। यह एक उदाहरण है कि किसी प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उसकी संस्कृति को आकार देती है। वही दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तुओं का एक ऐसा उदाहरण है जिसने जीवन तथा भूदृश्य को बदला है। शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़ भाड़ पर देशिक झगड़े, तेल और के लिए युद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के कुछ एक उदाहरण है। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा सामाजिक की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। संपत्ति के संबंध यह निर्धारित करते हैं कि कैसे तथा किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य हो तो यह अधिकार भी उसे ही होगा कि वह यह निर्णय ले कि क्या वह इसे पट्टे पर किसी लकड़ी के कारोबार करने वाले कंपनी को देना चाहेगी तथा ग्रामीण को जंगलों से प्राप्त होने वाले वन्य उत्पादों को क्रियाकलाप। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाली पारिस्थितिक परिणामों को पूरी दुनिया में महसूस किया गया। उत्तरी अमेरिका तथा कैरिबियन के बृहत दक्षिणी भागों को बड़े बड़े बागान क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया ताकि लंकाशायर की सूती मिलों की मांग की पूर्ति होती रहे। पश्चिमी अफ्रीका के युवा व्यक्तियों को जबरदस्ती अमेरिका भेजा जाता था ताकि वे दास के रूप में इन बागानों में काम कर सके। इस तरह अफ्रीका में जनसंख्या की कमी से वहां की कृषि अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ और चारागाह बंजर भूमि में बदल गई। ब्रिटेन में कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वहां की वायु प्रदूषित हो गई। काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आने वाले किसान तथा मजदूर अत्यंत दीन अवस्था में अपना निर्वाह करते थे। सूती कपड़ा मिलों के पारिस्थितिकी के प्रभाव को संपूर्ण नगर तथा ग्रामीण परिवेश में आसानी से देखा जा सकता है। संग्रहित का अधिकार देगी। भूमि तथा जल संसाधन का व्यक्ति स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेगा कि क्या अन्य लोगों को इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा और यदि हाँ तो किन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत। संसाधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व तथा श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। कृषिहीन मजदूरों एवं स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधनों की कमी से ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का होता है, लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आप को पर्यावरण से जोड़ते हैं, सामाजिक संगठन इसे किस हद तक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण तथा समाज के मध्य संबंध उसके सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिमानों के साथ ही उनके ज्ञान को व्यवस्थित
व्यवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं। पूंजीवादी मूल्यों ने प्राकृतिक के उपयोगी वस्तु होने की विचारधारा को पोषित किया है, जहां प्राकृतिक को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरण, यदि नदी के बहुविकल्पी सांस्कृतिक अर्थों जैसे पारिस्थितिकी, उपयोगितावादी, धार्मिक एवं सौंदर्यपरकता के महत्व को समाप्त कर इसे मात्र एक उद्यमकर्ता के लिए पानी को हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। समानता तथा न्याय के समाजवादी मूल्यों के कई देशों में बड़े बड़े जमींदारों से उनकी जमीनों को छीन उन्हें पुनः भूमिहीन किसानों में बांट दिया है। धार्मिक मूल्य, धार्मिक हितों तथा विभिन्न किस्मों को संरक्षण दे सके तथा अन्य वर्ग यह मान सके कि उन्हें अपने हितों के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करने का दैवीय अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण तथा समाज के संबंधों को कई भिन्न परिप्रेक्ष्यों से देखा जा सकता है। इन भिन्नताओं के अंतर्गत प्राकृतिक पोषण, विवाद तथा व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो पारिवेशिक कारकों से प्रभावित होती हैं या आती हैं। उदाहरणतः, क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे सहज रूप से कम गुणी या कम मेहनती होते हैं, अथवा भोपाल औद्योगिक दुर्घटना जिम्मेदार कौन? 3 दिसंबर 1984 को रात में भोपाल में जानलेवा गैस में 4000 लोगों की मृत्यु तथा 2 लाख व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। बाद में पता चला कि यह गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC थी, जो गलती से यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से शहर में फैली थी। विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र ने अपने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट द सेकंड सिटीजन रिपोर्ट में इस दुर्घटना के कारणों की जांच की। यूनियन कार्बाइड कंपनी का भोपाल में सन 1977 में जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि इसका सीधा अर्थ था कि भोपाल वासियों के लिए नौकरी तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा की बचत। हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों की मांग में आई वृद्धि MIC प्लांट प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था और कई बार वहां से गैस रिस चुकी थी तथा जिसमें यह भीषण विनाश के पहले एक गैस ऑपरेटर की मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तत्परतापूर्वक इसे चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें प्रमुख था भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यूनियन कार्बाइड को 1975 में भोपाल से बाहर निकल जाने का दिया जाने वाला नोटिस। इसके बाद उस अधिकार का हस्तांतरण हो गया तथा कंपनी ने कॉरपोरेशन को 25,000 रुपए की राशि पार्क के निर्माण हेतु दान में दी। चेतावनी आती रही। मई 1982 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका के 3 कर्मचारियों ने यहां आकर इस कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका रपट में इन तथ्यों को प्रकाशित किया गया, जिसे 1982 तक भविष्यबोधक या पैगंबरीय लेखा माल समझा गया। इस दौरान कारखानों की कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री को इन परिस्थितियों से आगाह करते हुए पत्र लिखे। राज्य श्रम मंत्री ने विधायकों को कई बार आश्वासन दिया कि कारखाना पूरी तरह सुरक्षित है। इस दुर्घटना के केवल कुछ सप्ताह पूर्व फैक्ट्री को राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पर्यावरण की निकासी पत्र प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस विषय पर उनके ढुलमुल रवैयों के लिए आड़े हाथ लिया। राज्य ने इसे अनुमति देकर न केवल प्लांट की सुरक्षा के अभिलेखों का उल्लेख किया, बल्कि दूसरी ओर पर्यावरण विभाग के नियमों को भी अनदेखी की। इन नियमों तथा चेतावनियों की अनदेखी क्यों की गई, यह साफ है कि इस कंपनी ने शक्तिशाली नेताओं तथा नौकरशाहों के रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकरी दी थी। इसका कानूनी सलाहकार एक महत्वपूर्ण नेता था और इसका जनसंपर्क अधिकारी एक भूतपूर्व नेता का भतीजा था। कंपनी का भव्य अतिथि गृह हमेशा नेताओं के लिए खुला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान कंपनी के भव्यतम स्वागत सत्कार का लाभ उठाया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने 1.5 लाख की राशि मुख्यमंत्री के शहर में होने वाले कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रदान की।
यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने भी इस विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल प्लांट की रूपरेखा ठीक नहीं थी तथा सुरक्षा के स्तर पर इसमें काफी भी कमियां थी। इनमें कंप्यूटरीकृत अग्रिम चेतावनियां व्यवस्था नहीं थी, जो कि अमेरिका में स्थित कंपनियों के प्रत्येक प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा थी। कंपनी ने वहां के निवासियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थिति में फैक्ट्री में लोगों को किसी प्रकार निकाला जाएगा इस पर कोई कार्य नहीं किया था। न तो प्लांट की उचित देखभाल की गई थी और न ही उसे दक्षता पूर्वक चलाया जा रहा था। कर्मचारियों को मनोबल घट गया था क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था और विक्रय काफी गिर गया था। यह अपनी क्षमता के तीसरे स्तर पर कार्य कर रहा था। कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई और कई अभियंता तथा ऑपरेटर ने काम छोड़ दिया। इससे बचे हुए लोगों द्वारा सभी कार्य करना असंभव था। कई मशीनें कार्य न करने की स्थिति में पड़ी थीं। विचार विमर्श हुए कौन सी सामाजिक संस्थाएं तथा संगठन है जो कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं जैसे भोपाल में हुई थी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। स्रोत: स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट, द सेकंड सिटीजन रिपोर्ट, द सेंटर फॉर साइंस एंड द एनवायरमेंट एनालाइज्ड द रीजंस बिहाइंड द डिजास्टर्स। उनका जन्म अच्छी परिस्थितियों में न हुआ हो या फिर उन्हें उचित मौका न मिला हो। पर्यावरण तथा समाज के बारे में सिद्धांत तथा आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है। अतः इस सामान्य को कि स्त्री पुरुषों की तुलना में कम योग्य होती हैं और काले लोग श्वेत लोगों की तुलना में कम योग्य होते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण 18वीं शताब्दी में चुनौती मिली क्योंकि समानता का विचारधारा का चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ। साम्राज्यवाद ने पर्यावरण तथा समाज से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया और अधिकांश इसे क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया ताकि वे संसाधन साम्राज्यवादी ताकतों को उपलब्ध होते रहे। साम्राज्यवादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए विषय तैयार किए गए, यथा भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति, वनिक, भूगर्भ विज्ञान तथा द्रव चलित अभियांत्रिकी। इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयार ही नहीं किया गया बल्कि इन्हें संस्थागत रूप से तैयार किया गया ताकि वे साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सके। पर्यावरण प्रबंधन हालांकि एक कठिन कार्य है। हमारे पास इन जैव भौतिक प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान तथा इसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिकी तकनीकी तथा संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत होती है जो अधिकांशतः गलतियों के प्रति कमजोर तथा सुभेद होते हैं। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं जहां ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मैड काऊ बीमारी औद्योगिक पर्यावरण में होने वाली खतरनाक खतरों को दिखाते हैं। पर्यावरण की प्रमुख समस्या और जोखिम। वैसे तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रत्येक देश तथा परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती हैं, लेकिन निम्नलिखित समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। ये है संसाधनों की क्षीणता, कमी और स्वीकृत प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करना पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। वैसे तो आए दिन जैव ऊर्जा, मुख्यतः पेट्रोलियम की कमी ही समाचार पत्रों में दिखाई देती है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पानी तथा भूमि में क्षीणता बहुत तेजी गति से आ रही है, या यूं कहें तो कि समाप्ति के कगार की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भूजल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरे भारत में है, परंतु मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्पष्ट देखी जा सकती है, जहां पानी हजारों लाखों साल से लगातार जमा होता रहा है। कुछ ही दशकों में कृषि उद्योग तथा शहरी केंद्रों की बढ़ती मांग के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण जल बेसिन को जो क्षति पहुंचाती है उसका
उसकी भरपाई नहीं हो सकती। शहरों के जलाशयों भर दिए गए हैं और वहां निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। चित्र वन उन्मूलन, वन की कटाई का दृश्य दिखाई गई है। ये वन उन्मूलन की दृश्य प्रदर्शित की गई है। भूजल की तरह मृदा की ऊपरी परत का निर्माण भी हजारों सालों से होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन भी पर्यावरण के कुप्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव तथा खारेपन के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविधता वाले आवास जैसे जंगल, घास के मैदान और आर्द्र भूमि आदि अन्य मुख्य संसाधन है जो बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। हालांकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वन रोपण किए गए हैं, जिसके कारण हाल के दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी रुझान नुकसान की ओर ही है। इन आवासों की बढ़ती कमी के वन्य जीवों की किस्मों के लिए खतरा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि इतने सख्त कानूनों तथा इतने बड़े अभयारण्यों के बावजूद बाघों की संख्या में गिरावट आई है। प्रदूषण, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण का एक मुख्य समस्या मानी जा रही है, जिससे श्वास एवं सेहत संबंधित दूसरी बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उद्योग तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा कोयले का प्रयोग। हम सभी ने वाहनों तथा उद्योगों से होने वाली प्रदूषण के औद्योगिक प्रदूषण का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। औद्योगिक प्रदूषण दृश्य में दिखाई गई है। बारे में सुना और चिमनियों तथा कारों की पाइपों से निकलने वाली धुएं की तस्वीर भी देखी है, लेकिन हम कभी यह महसूस नहीं कर पाते हैं कि खाना बनाने वाला ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण का स्रोत है। यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच साबित होता है, जहां खाना बनाने के लिए हरी भरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे तथा हवा के निष्कासन की अवस्था इत्यादि ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण था। पिछले अनुमान की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना है और इस बात की पुष्टि करता है कि वायु प्रदूषण अब दुनिया का एकमात्र पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य जोखिम है। वायु प्रदूषण को कम करने से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसने वैज्ञानिकों को व्यापक जनसांख्यिकीय फैलाव से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का अधिक विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाया, जिसमें अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 2012 में 33 लाख लोगों की मृत्यु आंतरिक वायु प्रदूषण और 26 लाख लोगों की मृत्यु बाह्य वायु प्रदूषण से हुई। जल प्रदूषण भी एक शोचनीय विषय है, जिससे ने न केवल भूमि बल्कि भूमिगत जल को भी प्रभावित किया है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत न केवल घरेलू नलियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले पदार्थ हैं, बल्कि खेतों से निकलने वाला जल भी है, जिसमें बड़ी मात्रा में कृत्रिम स्रोत। वेबसाइट लिंक WHO मीडिया सेंटर न्यूज रिलीज 2014 एयर पॉल्यूशन इन से लिया गया है। बैगन के खेतों में कीटनाशक का छिड़काव का दृश्य दिखाई गई है। ये छिड़काव किया जा रहा है व्यक्ति द्वारा। खाद तथा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाना है, विशेषकर नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण इसका मुख्य समस्या है। शहरी ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित और कई शहरों में यह मामला न्यायालयीय आदेशों के अधीन है। इसके स्रोत में धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न और यातायात तथा निर्माण उद्योग आदि। वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कुल प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर तथा उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। इससे विश्व के तापमान में परिवर्तन होने के कारण ध्रुवों के हिम की परतें पिघल रही हैं। इसके कारण
समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इससे समुद्रों के किनारे पर स्थित प्रदेश जल में निमग्न हो जाएंगे तथा पारिस्थितिकी संतुलन पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता का प्रभाव पूरी तरह दुनिया में देखा जा सकेगा। चीन तथा भारत पूरी तरह दुनिया में सबसे अधिक कार्बन तथा ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों में योगदान देने वाले देश हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन वैज्ञानिक जीन स्पेलिंग की नई तकनीकों के द्वारा एक प्रकार के गुणों को दूसरे प्रकार में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। उदाहरण के तौर पर बेसिलस के जीन को कपास की प्रजातियों में डाला गया है ताकि एक मुख्य कीटाणु बालवर्म का उस पर कोई असर न हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का उपयोग कम समय में पैदावार अथवा फसल का आकार तथा उनकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि हमें लंबे समय में इससे होने वाले प्रभाव की बहुत ही कम जानकारी है कि ऐसा भोजन खाने वाले तथा पारिस्थितिकी व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। कृषि उद्योग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रयोग द्वारा किसान अणु-उर्वरक बीजों के निर्माण एवं उनके पुनः उपयोग से बच सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें इस बात की गारंटी भी मिल सकती है कि वे उनकी गुणवत्ता बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर निर्भर रह सके। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश यह अपने आप पूर्ण रूपेण समझा जा सकने वाला कारण है 1984 में भोपाल आपदा, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसने के कारण 4000 व्यक्तियों की मृत्यु और 2004 का सुनामी मानव निर्मित पर्यावरण आपदा के उदाहरण है। पर्यावरण की समस्या सामाजिक क्यों है? सामाजिक पर्यावरण की समस्या सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों को किस प्रकार प्रभावित करती है। सामाजिक परिस्थितियां तथा शक्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचाने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानताओं को बढ़ा देता है। गुजरात राज्य के कुछ जिलों में जहां पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफी धन नलकूप को गहरी खुदाई पर खर्च किया है। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीण के कुएं सूख जाते हैं तथा उनमें पीने तक के लिए पानी नहीं रहता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलहाते खेत मानो गरीबों का मजाक उड़ रहे होते हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। उदाहरण तो वायु प्रदूषण को कम करना अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। समाजशास्त्री समीक्षा यह दर्शाती है कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं तथा किस प्रकार इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से वे लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं अथवा गरीब तथा राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। बड़े बड़े बांधों तथा उसके आसपास के संरक्षित प्रदेशों से संबंधित वाद विवाद से पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण बहस का एक ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा यह बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयासों को एक आकार देते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार से पर्यावरण संबंधी मामलों को देखते तथा समझते हैं। वन विभाग जो ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में बांस का निर्माण उद्योग के लिए करेगा, वह इसे बांस के टोकरे
बनाने वाले कारीगर के बांस के उपयोग से भिन्न रूप से देखेगा। इस अर्थ में उसका दृष्टिकोण कारीगर की दृष्टिकोण से अलग होगी। हालांकि दोनों बांस का प्रयोग कर रहे हैं, उनका अपनी अपनी रुचियां तथा विचारधाराएं पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। इस अर्थ में पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानताओं में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है, और इसका अर्थ है विभिन्न समूहों के बीच संबंधों में परिवर्तन। पुरुष तथा स्त्री, ग्रामीण तथा शहरी लोग, जमींदार तथा मजदूर, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्र को जन्म देगा, जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा। शाब्दिक रूप से सामाजिक पारिस्थितिकी सामाजिक कैसे है, इस बात की समझ में हमने जिस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया है, वास्तव में आज की परिस्थिति से संबंधित सारी समस्याएं वही कहीं न कहीं गहरी दबी सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई हैं। आज की पारिस्थितिकी की समस्या तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक कि हम दृढ़तापूर्वक इन समस्याओं को सामाजिक ढांचे से दूर नहीं कर लेते। तब तक सुलझाना तो दूर की बात है, इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आर्थिक, निजातीय, सांस्कृतिक और लैंगिक मतभेद तथा अन्य बहुत से कारणों से साथ आज हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण की व्यवस्था उसके केंद्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त उनसे भी जो कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। मुर्रे बुकचिन राजनीतिक, दार्शनिक तथा सामाजिक पारिस्थितिकी संस्था के संस्थापक। सतत विकास पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच एक जटिल संबंध रहा है, लेकिन एक बात फिर निश्चित है कि जब तक दोनों के बीच संतुलन नहीं होगा तब तक मानवता का भविष्य बेरंग रहेगा। पिछले 300 सालों से जिस तरह से आर्थिक विकास ने प्रकृति को नियंत्रित करने और जनसंख्या के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बेरहमी से उसके शोषण पर जोर दिया है, उससे हजारों वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। गैर नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग पर जोर और बड़ी संख्या में नई नस्लें की शुरुआत के कारण और औद्योगिक दुनिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारिस्थितिकी के लिए क्षेत्र में बहुत तबाही हुई है। दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता के विलुप्त होने की वर्तमान गति कुछ समय तक इस तरह चलती रही तो भविष्य में आने वाले पीढ़ी को उसकी कीमत चुकानी होगी। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को जाने बिना वर्तमान की जरूरतों के साथ समझौता करता है। इसमें दो प्रमुख अवधारणाएं शामिल हैं। जरूरतों की अवधारणा विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यक जरूरतों जिनकी अतिरिक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठनों की राज्य द्वारा लगाई गई सीमाओं पर विचार करना चाहिए। ब्रेंडलैंड की रिपोर्ट अक्टूबर 1987। आज पूंजीवादी विकास का आधार खपत है। नई चीजों को लागू करने के लिए पुरानी चीजों को नष्ट करना होगा ताकि लोग लगातार नए औद्योगिक उत्पादों का उपभोग करते रहे। दुनिया में असमानता बढ़ रही है। विकास और आर्थिक समृद्धि की मात्रा कभी भी पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि आकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। इसका मतलब यह है कि गरीब लोग हमेशा हाशिए पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी कोई श्रेणी नहीं बनाई है। बहादुरों, इस नई दुनिया में ऐसी विफलताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। यह योग्यता के अस्तित्व के बारे में है। जिस तरह से डार्विन इस के बारे में पागलपन की हद तक चला गया था, असहिष्णु क्यों नहीं होना चाहिए। सुनीता नारायण, डाउन टू अर्थ। 25 जनवरी 2016 में हम एक असमान दुनिया में रह रहे हैं जहां हम संसाधनों और अवसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जहां सामाजिक स्तरीकरण की मौजूदा व्यवस्था ने कुछ लोगों को पहले से ही उपलब्ध संसाधनों और अवसरों को अधिकांश भागों को नियंत्रित करने के असमान अवसर दिए हैं। हमें दुनिया को न केवल खुद के लिए अपितु आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित रखना है। हम न तो वर्तमान की जरूरतों से और न ही भविष्य की जरूरतों से अनजान हो सकते हैं।
हमें ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है जहां लोग समान हैं, जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण होता है, जहां लक्ष्य समावेशी विकास होता है, लेकिन वह जो समावेशी है परंतु अनन्य नहीं है, यही हमें अस्थायी बना देगा। इन तथ्यों के प्रकाश में संयुक्त राष्ट्रों के उन 193 सदस्यीय राज्यों के साथ वैश्विक सिविल सोसाइटी ने एक विचारशील प्रक्रिया के माध्यम से इसका नेतृत्व किया और 17 भूमंडलीय लक्ष्यों के साथ सतत विकास के 196 लक्ष्यों का विकास किया। इन लक्ष्यों को भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया और कहा कि कोई प्लानी बी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी बी ग्रह नहीं है। वर्षा नहीं पर जल क्रीड़ा। पानी की भीषण कमी से जूझते हुए विदर्भ क्षेत्र में मनोरंजन तथा क्रीड़ा स्थलीय की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। से गांव में बुलधाना धार्मिक ट्रस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर एंड एनवायरनमेंट पार्क चला रहे हैं, न कि अन्य पार्कों में 30 एकड़ का मानव निर्मित जलाशय बनाने की कोशिश की जो गर्मियों में सूख गया, लेकिन इसके निर्माण की कोशिश में काफी मात्रा में पानी बेकार बह गया। यहाँ प्रवेश शुल्क को दान कहा जाता है। यवतमाल में एक निजी कंपनी ने दार्शनिक स्थल के रूप में एक सार्वजनिक जलाशय का निर्माण किया है। अमरावती में ऐसे एक या दो स्थल हैं जो अब सूख गए हैं और कुछ अन्य नागपुर तथा उसके आसपास स्थित हैं, और यह सब उस क्षेत्र में जहां गांवों को पानी कभी कभी 15 दिन में एक बार मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यह विपदा किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आई है। 10 सालों में भी पेयजल अथवा सिंचाई से संबंधित कोई भी बेहतर स्तरीय कार्य इस क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ। यह कहना है कि नागपुर स्थित एक पत्रकार जयदीप हार्दिकार का, जो इस क्षेत्र में काफी सालों से काम कर रहे हैं। वरुण पार्क के महाप्रबंधक मी सिंह का कहना है कि वे पानी को संरक्षित करते हैं। उनका कहना है कि हम पानी के दोबारा उपयोग के लिए बेहतरीन फिल्टर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाष्पीकरण का स्तर इस गर्मी में काफी बढ़ जाता है और पानी का इस्तेमाल केवल जल क्रीड़ा के लिए ही नहीं किया जाता है। सभी पार्क पानी का एक बड़ा भाग अपने बाग बगीचों के रख रखाव और सफाई तथा दर्शकों के लिए प्रयोग करते हैं। यह पानी तथा धन की बर्बादी है। कहना है कि बुलाधाना के विनायक गायकवाड़ा का, जो कि इस जिले की किसान सभा के नेता हैं, इस बात को लेकर कि वे क्रोधित हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जनता के संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसकी जगह इन्हें लोगों को पानी संबंधी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। फन एंड फूड विलेज से बाजार गांव की सरपंच यमुनाबाई उकी भी प्रभावित नहीं है। न तो जल क्रीड़ा स्थलों ने केवल और न ही अन्य उद्योगों ने, जिन्होंने यहाँ से लिया बहुत कुछ है परंतु बहुत कम दिया है। वे जानना चाहती हैं कि इस सब से हमारे गांव के लिए क्या है। एक सामान्य सरकारी जल परियोजना के लिए उनकी पंचायत तो कुल खर्च का 10%, जो करीब 4.5 लाख रुपए होगा, का भार उन्हें स्वयं उठाना होगा। हम 45,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हमारी हालत क्या है? अतः इसे केवल एक ठेकेदार को दे दिया गया है। इससे यह परियोजना तैयार हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ होगा कि समय के साथ इसकी लागत में वृद्धि और गांव का इस पर कम से कम नियंत्रण, जहां अधिकतर गरीब तथा मजदूर रहते हैं। पार्क के में दफ्तर के बाहर स्थित गांधी जी की मूर्ति अब भी हिम गुंबद को देखकर मुस्कुराती है। बदकिस्मती उस इंसान की जिसने कहा था सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से। सरल जियो ताकि दूसरे जिए सरलता से। लेखक पी साईनाथ, जून 22, 2005 हिंदू में प्रकाशित। भगवान भारत को पश्चिमी देशों के तरीके के औद्योगिकरण से बचाए। आज पूरे विश्व को ब्रिटेन जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश के आर्थिक साम्राज्यवाद ने जंजीरों में जकड़ दिया है। अगर 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश वैसे ही आर्थिक शोषण को अपना ले तो यह पूरी दुनिया
को टीटों की भांति खत्म कर देगा। महात्मा गांधी। जल क्रीड़ा स्थली के परिणामों के बारे में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन सूखाग्रस्त कृषि इलाकों के किसान अपनी जीवन अत्यधिक विपदाओं से घिरा पा रहे हैं। पिछले 6 वर्षों की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। आखिर वे क्या कारण है जिनकी वजह से किसान, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि की अनियमितताएं विरासत में मिलती हैं, न इसे तरह के उग्रतम कदम उठाए। पत्रकार पी साईनाथ की खोजबीन यह दिखाती है कि किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला, पर्यावरण का गलन तथा दूसरा, आर्थिक कारणों। कृषि की दशाएं अत्यधिक खराब हो गई हैं क्योंकि किसान दुनिया के बाजारों के उतार चढ़ाव के सीधे चपेट में आ चुके हैं और सरकार द्वारा छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता मुक्त बाजार नीतियों के तहत कम होती जा रही हैं। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए यह फसल ज्यादा जोखिम ज्यादा लाभ की स्थिति में आ गई है। कपास को सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कीड़े लगने की संभावना सर्वाधिक होती है तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को सिंचाई तथा कीटनाशकों में पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही वस्तुएं आने वाले समय में काफी कीमती हो गई हैं। पानी के लिए की जाने वाली जमीन की गहरी खुदाई न जल स्तर को काफी कम कर दिया है, तो किसानों को पानी के लिए और गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है और कीटाणुओं पर भी कीटनाशक दवाई बेअसर साबित हुई है। अतः किसान को नित्य नए नए कीटनाशकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है रहती है, जिसके लिए वे साहूकार या व्यापारियों के पास जाते हैं जो उनको अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। अगर पैदावार नष्ट हो जाती है तो किसान ऋण की रकम वापस नहीं कर पाते हैं। इसे कारण न तो वे अपने परिवार का पेट भर पाते हैं और न ही पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे बच्चों के शादी विवाह को पूरा कर पाते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक तबाही उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती है और अंत में आत्महत्या ही उनके पास एकमात्र रास्ता बच जाता है। क्रियाकलाप 2, पता कीजिए कि आपके परिवार में रोजाना कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है। यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न आय समूह के परिवारों में तुलनात्मक रूप से कितना पानी इस्तेमाल होता है। विभिन्न परिवार पानी के लिए कितना समय और पैसा खर्च करते हैं। परिवार में पानी भरने का काम कौन करता है। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए कितना पानी मुहैया करवाती है। विचार विमर्श, पानी की कमी प्राकृतिक है या मानव निर्मित, किन सामाजिक कारकों से तय होता है कि उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में कैसे वितरित किया जाए। पानी को इस्तेमाल करने के विभिन्न तरीके कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं और कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर वे सरकारी जमीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार की जमीन की मांग काफी बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए यहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिली दुकानें, होटल तथा दार्शनिक स्थल बनाए जा सकें। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर तथा उनके परिवारों को शहर से दूर निकाल फेंका गया है तथा उनके घरों को तोड़ दिया गया है। जमीन के अतिरिक्त हवा तथा पानी भी इस शहरी पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। संदर्भ अमिताभ बास्क्वार, बिटवीन वायलेंस एंड डिजायर, स्पेस फॉर पावर एंड आइडेंटिटी टीटिंग इन द मेकिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन दिल्ली इन इंटरनेशनल सोशल साइंस जर्नल 175/89 से 98 2003। विचार विमर्श, शहर में बसा गरीब वर्ग अक्सर झुंगियों में क्यों रहता है। वे कौन से सामाजिक समूह हैं जो शहरों में जमीन, जायदाद तथा आवास को नियंत्रित करते हैं। वे कौन से सामाजिक कारक हैं जो व्यक्ति को की जल तथा
स्वच्छता की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप 3, कल्पना कीजिए कि आप 14 से 15 साल के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़का लड़की हैं। आपका परिवार क्या काम करता है और आप कैसे करते हैं, अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए उस पर एक छोटा निबंध लिखिए। शब्दावली। आर्द्रता विज्ञान। जल तथा इसके प्रवाह का विज्ञान अथवा किसी देश अथवा क्षेत्र के जल संसाधन का अध्ययन। वन उन्मूलन, पेड़ों के काटे जाने के कारण जंगली क्षेत्रों में कमी तथा अन्य कारणों के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि को कृषि के उपयोग में लेना। ग्रीन हाउस, पौधों को जलवायु की मुख्यतः अत्यधिक ठंड से बचाने हेतु ढका हुआ ढांचा। हरित गृह, गर्म घर भी कहा जाता है, बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान अधिक होता है। उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया के कारण छोड़ी गई गैसें मुख्यतः उद्योग तथा वाहनों के संदर्भ में। बही प्रवाही धारा, औद्योगिक प्रक्रिया के तहत अवशेषों जो तरलीय रूप से होते हैं। एक्यूफर्स, प्राकृतिक रूप से बनी भूमिगत संरचना जहां पानी जमा होती है। मोनोकल्चर, पौधे का जीवन एक क्षेत्र विशेष से घटकर जब एक ही प्रकार का रह जाता है।